नमस्कार। आज हम पैसे और धन बनाने की सोच पर एक थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। इसके लिए हमने रॉबर्ट कियोसाकी की काफी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, हाँ। उसके हिंदी अनुवाद के कुछ अंशों को देखा है। हाँ, और ये किताब बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें दो पिताओं की कहानी है। हाँ बिल्कुल। एक पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे पर आर्थिक मुश्किलों से जूझते रहे। जी, जिन्हें पुअर डैड कहा गया है। और दूसरे जो कम पढ़े लिखे थे पर वो आर्थिक रूप से बहुत सफल हुए, यानी रिच डैड। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाते हैं। एक तरफ है वो पारंपरिक रास्ता कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं बचपन से। हाँ, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग नजरिया है जो कहता है कि नहीं, संपत्ति बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग विचारों से पैसे, संपत्ति और जो आर्थिक समझ है उसके बारे में कुछ मुख्य बातें निकालें। जी। किताब की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि क्या हमारे स्कूल हमें पैसे की असल दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेखक के माँ बाप का तो यही मानना था कि अच्छे नंबर मतलब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, बात खत्म। पर लेखक ने अपनी जिंदगी में कुछ और ही अनुभव किया, तो चलिए देखते हैं ये अनुभव हमें क्या सिखाता है। ये दो पिता जैसे दो ध्रुव थे। सोचिए, एक का मानना था पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। अरे बाप रे, बिल्कुल उल्टी बातें। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। और बचपन में लेखक के लिए ये बड़ी उलझन की बात थी, जाहिर है। हाँ, होगी ही। वो दोनों से सीखना चाहते थे पर सलाह एकदम अलग। जो पढ़े लिखे पिता थे, जिन्हें पुअर डैड कहा गया, वो हमेशा अच्छी शिक्षा और एक सुरक्षित नौकरी पर जोर देते थे। जी, वो चाहते थे कि बेटा MBA करे, डॉक्टर बने, वकील बने, एक प्रोफेशनल बने। और वहीं दूसरे पिता रिच डैड, वो चाहते थे कि लेखक अमीर बनने का राज सीखें, ये समझें कि पैसा असल में काम कैसे करता है और कैसे इसे अपने लिए काम करने पर मजबूर किया जा सकता है। उनका एक तरह से मंत्र ही था, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। और सोचिए, महज 9 साल की उम्र में लेखक ने तय कर लिया कि वो पैसे के बारे में अपने रिच डैड से सीखेंगे, भले ही उनके पास कॉलेज की डिग्री ना हो। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था उस उम्र में, जैसे किसी बिल्कुल अनजाने रास्ते पर निकल पड़ना। बिल्कुल। हाँ, और रिच डैड का सिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। वो कोई क्लासरूम वाले लेक्चर में यकीन नहीं रखते थे। अच्छा। उनका कहना था कि जिंदगी ही सबसे बड़ी टीचर है। वो अक्सर हमें धक्के मारकर सबक सिखाती है। मुझे वो कहानी याद आ रही है जब लेखक और उनके दोस्त माइक रिच डैड के पास गए थे पैसे कमाना सीखने। हाँ। और रिच डैड ने उन्हें अपने एक स्टोर में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर काम दे दिया। हाँ, बहुत ही कम। और हफ्तों तक दोनों बच्चे वहां धूल साफ करते रहे, सामान उठाते रहे, पर रिच डैड ने पैसे बनाने के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। जाहिर है लेखक को तो बहुत गुस्सा आया होगा। बिल्कुल। उन्हें लगा कि भाई ये तो शोषण हो रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो नौकरी छोड़ने ही वाले थे। तब जाके रिच डैड ने उनसे बात की और समझाया कि देखो, ये जो अनुभव था ना, यही पहला सबक था। उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें ऐसे ही धक्के देती है। अगर सबक सीख लोगे तो समझदार, अमीर और सुखी बनोगे। नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर अपनी नौकरी को, कम तनख्वाह को या अपने बॉस को कोसते रहोगे। यहीं पर वो पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क सामने आता है जिसने लेखक की सोच बदल दी। क्या था वो? गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। अच्छा। रिच डैड ने उन्हें बिना तनख्वाह के काम करने को इसीलिए कहा ताकि वो पैसे की जरूरत से ऊपर उठकर अवसर देखना सीखें। सिर्फ घंटे के हिसाब से मजदूरी करने वाली सोच से बाहर निकले। हाँ बिल्कुल, वो एक अलग ही सोच थी। और इसी से जुड़ा है वो चूहा दौड़ यानी रैट रेस का विचार। हाँ, रैट रेस। रिच डैड ने समझाया कि कैसे ज्यादातर लोग एक अंतहीन चक्कर में फंस जाते हैं। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ, फिर पैसा कमाओ, खर्च करो, शादी करो, घर खरीदो, कार लो, बच्चे पैदा करो, और फिर ज्यादा पैसों के लिए और ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा टैक्स भरो और रिटायरमेंट की चिंता करो। वे अपना पूरा जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिता देते हैं और अनजाने में अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ी सी निराशा होती है। ऐसा लगता है जैसे एक अनदेखा जाल है जिसमें हम सब ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हाँ, और रिच डैड कहते हैं कि ये चूहा दौड़ असल में दो भावनाओं से चलती है, डर और लालच। डर और लालच कैसे? देखिए, नौकरी खोने का डर लोगों को काम पर टिकाए रखता है, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो, कि भाई बिल कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। हाँ, ये डर तो होता है।
और जैसे ही तनख्वाह बढ़ती है, ज्यादा चीजें खरीदने का लालच, मतलब एक बेहतर लाइफस्टाइल का लालच, उन्हें और बड़े खर्चों में उलझा देता है। अच्छा, तो फिर नतीजा उन्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और वो उसी दौड़ में और तेजी से भागने लगते हैं। रिच डैड का मानना था कि पैसा इस डर और लालच को शांत नहीं कर सकता, बल्कि अमीर होने पर भी पैसा खोने का डर बला रहता है, शायद और बढ़ जाता है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या इस किताब में या इस स्रोतों में कुछ बताया गया है इस बारे में? हाँ, रिच डैड के अनुसार रास्ता है अपनी भावनाओं को, यानी इस डर और लालच को समझने और नियंत्रित करने में। ये सोचने में कि इन भावनाओं के दबाव में आकर फैसले ना लें, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और यहीं पर वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत सामने आती है। हाँ, मतलब सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है, पैसे की समझ विकसित करनी होगी। बिल्कुल। और इसी समझ का एक बुनियादी नियम बताया गया है, संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। जी हाँ, रिच डैड का नियम नंबर 1 था, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। बस इतना ही। उनका कहना था कि अगर अमीर बनना है तो बस इतना जान लेना ही काफी है। सुनने में ये बहुत सीधा और सरल लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसी बुनियादी फर्क को नहीं समझते हैं और इसीलिए आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। रिच डैड ने इसे कैश फ्लो या कह लीजिए पैसे के बहाव से समझाया। कैश फ्लो कैसे? संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा लाती है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो, और दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी नेगेटिव कैश फ्लो। अच्छा, मतलब अमीर लोगों का पैसा उनकी संपत्तियों से आता है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक, बॉन्ड या अपना कोई बिजनेस। जी। ये पैसा उनके खर्चों को पूरा करने के बाद भी बचता है, जिसे वो फिर और संपत्ति खरीदने में लगाते हैं। एक तरह से पैसे का पहिया घूमता रहता है और बढ़ता रहता है। बिल्कुल सही। जबकि गरीब और मध्य वर्ग की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? उनकी तनख्वाह। हाँ, सैलरी, जो सीधे उनके खर्चों और दायित्वों को चुकाने में चली जाती है, जैसे घर का लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह वगैरह। उनके पास या तो संपत्ति वाला कॉलम होता ही नहीं या बहुत छोटा होता है। हाँ, पैसा आता है और चला जाता है, रुकता नहीं, बढ़ता नहीं। पता है, जब मैंने ये पढ़ा कि हमारा घर, जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो असल में एक दायित्व हो सकता है, तो मुझे भी थोड़ा झटका लगा था। हाँ, ये बात वाकई थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। पर रिच डैड का तर्क ये नहीं था कि घर मत खरीदो। उनका कहना था कि हमें कैश फ्लो के नजरिए से सोचना चाहिए। मतलब जब आप घर खरीदते हैं तो मॉर्गेज की किस्त जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, रख रखाव का खर्चा होता है, ये सब पैसा आपकी जेब से बाहर निकालते हैं। इसलिए जब तक आप इसे किराए पर न दें या किसी और तरीके से इससे आमदनी ना पैदा करें, ये कैश फ्लो के हिसाब से एक दायित्व है। सोच ये है कि पहले ऐसी संपत्तियां बनानी चाहिए जो पैसा अंदर लाएं। अच्छा, तो फंडा ये है कि पहले आमदनी पैदा करने वाली संपत्ति बनाओ। जी। और जब उन संपत्तियों से इतना पैसा आने लगे कि आपके खर्चे आराम से निकल जाएं, तब आप बड़ी गाड़ी या बड़ा घर जैसी मतलब विलासिता की चीजें खरीद सकते हैं। बिल्कुल। जबकि आम सोच क्या होती है? इसके उलट होती है। लोग पहले लोन लेकर महंगी चीजें खरीदते हैं और फिर जिंदगी भर उसकी किस्तें चुकाते रहते हैं। सही कहा। ये सीधे तौर पर उस मानसिकता से जुड़ा है जिसे रिच डैड बदलना चाहते थे। वो कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये कहने की बजाय पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट था। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, सोचने से रोक देता है। दूसरा वाक्य दिमाग को चुनौती देता है, समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है, और इस प्रक्रिया में इंसान वित्तीय रूप से ज्यादा सक्षम बनता है। ये एक तरह से दिमागी आलस्य पर काबू पाने का तरीका है ना? कई बार हम मुश्किल लगने वाली चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और इसी आलस्य का इलाज रिच डैड ने थोड़ा सा लालच बताया। लालच मतलब अच्छी चीजों की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। उस इच्छा को दबाने की बजाय उसे प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करें। खुद से पूछें कि मैं ये कैसे हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं। अच्छा, इसमें टैक्स और कॉर्पोरेशन की भूमिका भी काफी दिलचस्प बताई गई थी। हाँ, वो भी एक अहम हिस्सा है। रिच डैड ने समझाया कि कैसे अमीरों ने टैक्स के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखा। कैसे? कॉर्पोरेशन यानी कंपनी बनाकर टैक्स के बोझ को कम करना सीखा। अच्छा। सोचिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो सरकार पहले टैक्स लेती है,
फिर आप बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल। पर एक कंपनी जैसे रिच डैड ने बनाई, वो पहले अपने सारे जरूरी खर्चे दिखाती है, ऑफिस का किराया, यात्रा का खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह, और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। साथ ही कॉरपोरेशन मालिक को कानूनी मुकदमों से भी कुछ हद तक बचाता है। तो रिच डैड की सलाह ये थी कि सिर्फ किसी कंपनी की सीढ़ी चढ़ने की मत सोचो, बल्कि उस सीढ़ी का मालिक बनने की सोचो, मतलब अपनी कंपनी बनाओ। जी, ये वित्तीय साक्षरता का एक अगला स्तर है। लेकिन ये सब जानना या सोचना ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि अमीर बनने की राह में कुछ बड़ी मानसिक बाधाएं भी आती हैं, रुकावटें आती हैं, जिन्हें पार करना जरूरी है। कौन सी बाधाएं? इनमें 5 मुख्य बताई गई हैं। पहला, पैसा खोने का डर। दूसरा, निराशावाद या सनकपन, मतलब ये सोचना कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सका। तीसरा, आलस्य। चौथा, बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की। और 5वां, जिद या अहंकार, मतलब ये मानना कि मुझे सब पता है। डर के बारे में रिच डैड का नजरिया काफी अलग था। हाँ, वो मानते थे कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो पैसा खोने से बहुत डरते हैं, जबकि सच ये है कि शायद ही कोई अमीर बना हो जिसने कभी पैसा ना खोया हो। मतलब हारना या असफल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। जीतने वाले हार से सीखते हैं, जबकि हारने वाले डर के मारे या तो कोशिश ही नहीं करते या बहुत ही सुरक्षित खेलते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। और निराशावाद, वो कैसे रोकता है? निराशावाद भी एक आम बाधा। लोग अच्छी सलाह या मौके पर भी शक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद दूसरों को असफल होते देखा है या मीडिया में नकारात्मक खबरें सुनी हैं। हाँ, ऐसा होता है। इससे बचने के लिए अपने संदेहों का विश्लेषण करना जरूरी है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और आलस्य, वो तो शायद हम सब में थोड़ा बहुत होता है। हाँ, और ये आलस्य अक्सर व्यस्तता के रूप में छिपा होता है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि वो शायद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने से बच रहे होते हैं। इसका इलाज क्या है फिर? इसका इलाज, जैसा हमने पहले कहा, थोड़ा लालच जगाना है। ये सोचना कि ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता से जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, ये आपको मोटिवेट कर सकता है। और बुरी आदतें, खासकर पैसे उड़ाने की आदत, यहाँ रिच डैड की एक बहुत ही विवादास्पद सलाह थी। हाँ, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। आमदनी आते ही बिल चुकाने से पहले एक हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रख दो। ये तो गैर जिम्मेदाराना सा लगता है। बिल्कुल, पहली नजर में ऐसे ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क था प्रेरणा। प्रेरणा कैसे? रिच डैड का मानना था कि अगर आप पहले खुद को पैसे देंगे तो बिल चुकाने का दबाव आप पर बना रहेगा, क्रेडिटर्स का, सरकार का, और ये दबाव आपको पैसे कमाने के नए तरीके सोचने पर मजबूर करेगा। आप ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, ज्यादा साधन संपन्न बनेंगे। अच्छा। अगर आप इंतजार करेंगे कि सारे बिल चुकाने के बाद जो बचेगा उसे बचाएंगे, तो अक्सर कुछ बचता ही नहीं, और नहीं ज्यादा कमाने की कोई मजबूत प्रेरणा होती है। यह अनुशासन की मांग करता है, जाहिर है। और 5वीं बाधा थी जिद या अहंकार। हाँ, ये सोचना कि जो मुझे नहीं पता वो जरूरी नहीं है, या मुझे सब पता है। सीखने के लिए हमेशा तैयार ना लेना, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इन बाधाओं को जानकर सवाल उठता है कि इन्हें पार करके असल में शुरुआत कैसे की जाए। क्या स्रोत कुछ ठोस कदम भी बताते हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या ही नहीं बताते, बल्कि कुछ ठोस कदम भी सुझाते हैं जिनसे कोई भी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर सकता है। इन्हें हम कुछ मुख्य विचारों में बांट सकते हैं। हाँ, जैसे 10 अलग-अलग कदमों की लिस्ट बनाने के बजाय शायद हम उन्हें कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला शायद मानसिकता और प्रेरणा से जुड़ा हो। बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत क्यों ढूंढना। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे बड़ा कुछ होना चाहिए। जैसे आर्थिक आजादी, अपने परिवार के लिए सुरक्षा, दुनिया घूमने की इच्छा या दूसरों की मदद करना। जब आपका क्यों बड़ा होगा तो रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी। हाँ, ये बात सही है। इसी से जुड़ा है रोज चुनाव करना। हर रुपया जो आपके हाथ में आता है वो आपके भविष्य का चुनाव है। क्या आप उसे संपत्ति बनाने में लगाएंगे या दायित्व खरीदने में? बिल्कुल। इसमें शायद ये भी आता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हाँ, बहुत जरूरी। स्रोत कहते हैं कि ऐसे दोस्त चुनें जिनसे आप कुछ सीख सकें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि पीछे खींचें। और सफल लोगों को अपना आदर्श बनाना, उनसे सीखना भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप शायद एक्शन और सीखने पर केंद्रित हो सकता है। हाँ, जैसे किसी एक निवेश के तरीके को, मान लीजिए रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, उसे अच्छी तरह सीखें।
उसमें महारत हासिल करें, फिर कुछ नया सीखें। तेजी से सीखने की कला विकसित करना बहुत जरूरी है। और अनुशासन? हाँ, और अनुशासन, खासकर खुद को पहले भुगतान करने वाला अनुशासन, ये एक्शन का ही हिस्सा है। अपने कैश फ्लो का, लोगों का और अपने समय का प्रबंधन करना सीखें। और तीसरा ग्रुप? शायद संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बारे में। सही, जैसे अच्छे सलाहकार ढूंढना और उन्हें अच्छा भुगतान करना। सलाहकार मतलब अच्छे ब्रोकर, अकाउंटेंट या वकील, ये आपकी टीम की तरह होते हैं। वो पैसा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सही सलाहकार चुनना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी कहते हैं कि जब आप निवेश करें तो कोशिश करें कि अपना लगाया हुआ पैसा, मतलब मूलधन, जितनी जल्दी हो सके वापस निकाल लें और फिर मुनाफे को ही आगे बढ़ने दें। इससे जोखिम कम हो जाता है। अच्छा, ये भी एक तरीका है। और हाँ, विलासिता की चीजें अपनी मेहनत की कमाई या उधार से नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो से खरीदें। और एक आखिरी दिलचस्प बात थी, सिखाएं और आपको हासिल होगा। जी, जब आप किसी विषय को दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी खुद की समझ और गहरी होती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सारे कदम असल में आपकी वित्तीय बुद्धि, मतलब फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के तरीके हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप इसे प्रशिक्षित करते हैं तो ये अपार दौलत पैदा कर सकता है। पैसा आखिर है क्या? सिर्फ एक विचार ही तो है। रॉबर्ट कियोसाकी की मुख्य चिंता यही थी कि दुनिया बदल गई है, नियम बदल गए हैं, पर हमारी शिक्षा प्रणाली पुरानी ही है। हाँ, वो पुरानी सलाह, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी ढूंढो, आज के दौर में शायद उतनी कारगर ना हो, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। सही कहा। वित्तीय निरक्षरता लोगों को जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर सकती है। ये सारी चर्चा हमें एक बुनियादी सोच की तरफ ले जाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं गुजरता। तो इन सब विचारों को खंगालने के बाद सार यही निकलता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, नहीं, बल्कि ये वित्तीय शिक्षा, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे के काम करने के तरीके को समझने, संपत्ति यानी एसेट्स बनाने और सबसे जरूरी सही मानसिकता विकसित करने से आती है। जी, जिसमें डर पर काबू पाना और लगातार सीखते रहना शामिल है। रिच डैड का वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक फिर याद आता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। और ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उसे बनाने का ज्ञान है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये ज्ञान शायद पैसे से भी ज्यादा कीमती है। खुद से पूछने वाली बात यह है कि इस चर्चा से प्रेरित होकर आज से ही कौन सी एक आदत या सोच में बदलाव लाया जा सकता है। शायद ये विचार काम आए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। मतलब एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो शायद सोचने के साथ साथ पहला कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है।